ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। अमित जी, इस समय सारे देश में बिहार की चर्चा है और आपका खुद का फोकस बिहार बना हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। पूरे बिहार भर में एक परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ती है। हमारे कार्यकर्ता सभी के सभी 40,000 से ज्यादा गांवों में पहुंचे हैं। हर बूथ की रचना हुई है और जो रिस्पांस जनता का आता है रैलियों में, रोड शो में, बिल्कुल परिवर्तन की एक लहर है। मुझे लगता है कि 5वें चरण का चुनाव आते आते ये लहर सुनामी में तब्दील हो जाएगी। तो 243 में 160 पे आप अकेले लड़ रहे हैं, तो क्या अपने बूथ पे सरकार बनाने की संभावना है? कुछ सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, चाहे हमें 120 से ज्यादा सीटें मिले या कम मिले, मगर हम साथियों के साथ सरकार बनाएंगे, वो स्पष्ट है। मगर मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी 120 से ज्यादा सीटें जरूर जीतेगी। ये जंगल राज का मुद्दा आपने उठाया, क्या इफेक्टिव हो रहा है? आपको लगता है रेस्पॉन्स? निश्चित रूप से इफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि 15 साल लालू जी के शासन में जिस तरह से बिहार चला था, बिहार की जनता आज भी नहीं भूली है। अति पिछड़ों पर जो अत्याचार हुआ, दलितों पर जो अत्याचार हुआ, महादलितों पर अत्याचार हुआ, बिहार की जनता नहीं भूली है। जिस जंगल राज को नीतीश ने 15 साल तक गालियां दी, आज वही लालू जी के साथ नीतीश कहते हैं जंगल राज था ही कहां। मैं तो हैरान हूं, सार्वजनिक जीवन में वो समझ में आता है राजनीतिक मजबूरी से कोई दल बदले, गठबंधन बदले, मगर आज नीतीश जी का एक कहना कि जंगल राज था ही कहां, तो मुझे लगता है बिहार की जनता इससे परेशान भी है और बिहार की जनता इसको स्वीकार नहीं करती। लोकसभा चुनाव में मुझे पटना में किसी ने कहा कि एक वर्ग का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, लोकसभा का वोट उनको देंगे, लेकिन जब विधानसभा आएगी तो नीतीश को वोट देंगे। वो जज्बा क्या लगता है, अभी कुछ कहीं है, दिखाई देता है? मुझे लगता है कि अगर नीतीश लालू जी के साथ न जाते तो वो जज्बा आज भी थोड़ा बहुत शेष रहता, मगर लालू जी के जाने के बाद वो जज्बा पूर्णतया खत्म हो चुका है। अब बिहार और दिल्ली दोनों जगह के में मोदी के नेतृत्व की सरकार की एक मांग उठी है। अब बिहार की जनता को चाहिए कि एक अच्छी सरकार को चुने और केंद्र के साथ तालमेल करने वाली सरकार को चुने, तो बिहार के लिए विकास के सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपकी छवि एक कर्मयोगी की है, लेकिन फिर भी क्या आप चुनावी सर्वेक्षणों में, पंडितों में, ज्योतिषियों में विश्वास करते हैं? कुछ ये जो आ रहे हैं सर्वे, देखिए, हर सर्वेक्षण का भी एक विज्ञान होता है, मगर मैं मानता हूं कि इतने बड़े बिहार में 6 करोड़ की जनता का मूड अगर 2000 लोगों को पूछकर या 10,000 लोगों को पूछकर कोई नापता है, तो मुझे लगता है विज्ञान की भी मर्यादा है। दूसरी बात, जितने भी सर्वे आए हैं वो सर्वे 15 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में है। एग्जैक्टली। और 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में गंगा में काफी पानी बह चुका है। पूरे बिहार का चुनाव का राजनीति चेंज हो चुका है और पूरे बिहार के चुनाव में पल पल जो परिवर्तन आ रहा है, मैं मानता हूं उसको कोई भी सर्वे भांपने में असमर्थ होगा। इस सारे सर्वे में एक बात बड़ी कंट्रास्ट सामने आ रही है कि बीजेपी सरकार बना रही है, लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन सीएम के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। ये कंट्राडिक्शन, काफी सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। हमारा एक ही लक्ष्य है, रोजाना भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 लाख लोगों को रूबरू हो रहे हैं रोज मिनिमम। मोदी जी का जब दिन हो तब तो ज्यादा ही होते। हाँ, यस, पब्लिक मीटिंग जब मोदी जी की होती। बिहार में नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर कहा जाता है कि 4% कुर्मी वोटों के सारे 9 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उनका जो कास्ट पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन उन्होंने जो बनाया है, उसको आप कैसे रेस्पॉन्ड? मैं यहाँ पॉलिटिकल पंडितों से डिफर करता हूँ। 4% कुर्मियों के सहारे वो 9 साल मुख्यमंत्री नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कैडर और 90 विधायकों के साथ वो 9 साल मुख्यमंत्री रहे। ना कैडर उनके साथ है, ना हमारे विधायक उनके साथ है। ये चुनाव जीतना असंभव है। और जहां तक चुनावी रणनीति का सवाल है, इन्होंने जिस तरह से गठबंधन किया है, मुझे लगता है कि उनके जहन में ये है कि चुनावी इक्वेशन फिजिक्स और मैथमेटिक्स की तरह होते हैं, 1+1 होता है। मैं उनसे डिफर करता हूं। चुनावी इक्वेशन
केमिकल रिएक्शन की तरह होते हैं। दो पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो कुछ तीसरा ही बनता है। नीतीश कुमार और लालू जी के वोट का प्लस प्लस नहीं होता। लालू जी के आते ही सुशासन का वोट भाग जाता है। लालू जी के आते ही उनके पुराने दमन के कारण अति पिछड़ा का वोट भाग जाता है। लालू जी के आते ही उनके पुराने दमन के कारण दलित और महादलित का वोट भाग जाता है। और कांग्रेस के आते ही जेपी कर्पूरी ठाकुर लेगेसी का वोट भाग जाता है। चुनाव में इक्वेशन कभी 1+1 2 नहीं होते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन होता है। ये काउंटिंग के बाद चुनावी पंडित उसको मानने लगेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में कुर्मी और यादव का जो कॉम्बिनेशन है इनका, ये ज्यादा काम नहीं करे, क्योंकि जो ग्रास रूट पे वर्कर है, जो नीचे लोग हैं, वो इसके खिलाफ हैं, वोट ट्रांसफर हो नहीं सकते। तो बूथ लेवल पे लालू और नीतीश का जो कॉम्बिनेशन है वो काम नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मगर मैं इतना निश्चित कहता हूं कि विकास का वोट आज महागठबंधन के पक्ष में नहीं है। करप्शन के खिलाफ का वोट कांग्रेस के कारण उनके पक्ष में नहीं है। लालू जी स्वयं चारा घोटाले में सजा याफ्ता है। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और अभी अभी तो जो लालू जी ने टिप्पणी करी, मुझे आश्चर्य होता है। कोई व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है? गाय के मांस और बकरी के मांस में कोई अंतर नहीं होता। कौन सा चश्मा पहन कर लालू जी देखते हैं, मुझे मालूम नहीं है। बिहार की जनता को ये सब मुद्दों के आधार पर फैसले करने हैं। और मैं मानता हूं कि उसका रिस्पॉन्स जब जब हमारे कार्यकर्ता पर्चा बांटने जाते हैं, मतदाता स्लिप देने जाते हैं, सभा में आने के लिए संपर्क करने, निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, तो ये सारे मुद्दे जनता स्वयं ही उठा रही है। मैं समझता हूँ बिहार से कभी आपका पहले इतना लंबा इंटरेक्शन शायद नहीं रहा, तो इतने कम समय से मास्टरमाइंड कैसे किया बिहार की पॉलिटिक्स को आपने? देखिए, बिहार से ये वास्तविकता है कि बिहार में मुझे संगठन का काम करने का मौका जीवन में कभी नहीं मिला। कभी कभार सम्मेलन में जाना, सभाओं में जाना, ये होता रहा। अलग बात। मगर ऐसे बिहार का दौरा कभी नहीं हुआ। मगर जनवरी से ही मैं बिहार के चुनाव को फॉलो कर रहा हूं। हजारों कार्यकर्ताओं से मेरा संवाद हुआ है। कई सैकड़ों नेताओं से मेरी बातचीत हुई है। हमारे विधायक, हमारे पूर्व मंत्री, सांसद, सबके साथ मैं घंटों बैठा हूं। मुझे मालूम है कि बिहार में एक अव्यवस्था बनी है और बिहार की जनता चाहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बने, पारदर्शी सरकार बने, एक प्लानिंग करने वाली सरकार बने और समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार बने। और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ही दे सकता है। रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा, तीनों और हमारे सारे नेता एकजुट होकर कोई विखवाद के बगैर एनडीए के कैंपेन को लीड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छी सफलता मिलने जा रही है। जीतनराम मांझी को जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपने इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस और रिकॉग्निशन दिया है, तो उससे उन क्लासेस में ये धारणा बनी कि इस बार हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, मांझी जो है बिहार के मनोहर लाल ठक्कर हो सकते हैं। तो ये सेंटीमेंट वहां चल रहा है, इसका लाभ मिलेगा आपको? चलिए, कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो वो तो बाद में साथ में बैठकर तय करेंगे। मगर इतना निश्चित है कि हमने मांझी जी को कोई आउट ऑफ वे उनको फेवर नहीं दी है। मांझी जी बड़े नेता है, उनको अपमानित कर कर निकाला गया। इसके कारण पूरे बिहार का महादलित, दलित आज अपने आप को अपमानित महसूस करता है। और मांझी जी हमारे साथ आए हैं। सबसे कम अगर सीटें किसी को दी है तो हमने मांझी जी को दी है। तो आप इस तरह से मतलब जो मांझी का खोया हुआ आत्मसम्मान उसको लौटाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में? मांझी जी प्रतीक है दलित और महादलितों के। क्या बात? हम दलितों और महादलितों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका जितना हो सके उतना परिमार्जन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, अपील की है, तो कुछ लोगों का कहना, और आपका क्या विचार है कि इज ए रियल चेंज ऑफ हार्ट या खाली इलेक्शन स्टेटमेंट है ये? नहीं, हम पहले से ऐसा कहते हैं। भारतीय जनसंघ के जमाने से हमारा सूत्र है जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट फॉर नन। सबके साथ न्याय हो, किसी का तुष्टीकरण न हो, ये हमारा पुराना सूत्र है और भारतीय जनसंघ की स्थापना का आधार है। ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो कोई नई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर हमेश कहती आई है। हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्य का जिम्मा है, केंद्र का नहीं है। मगर क्योंकि
आपके मन में एक बात पड़ी है और मुझे लगता है कि शायद मेरी पार्टी का विरोध भी पड़ा होगा जो ये लोग कर रहे हैं उसमें, मगर कोई किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूछने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। नरेंद्र मोदी की 9 सभाएं आप कर चुके हैं बिहार में, 11 शायद 1 दर्जन और करने वाले हैं। इतना क्राउड कैसे आ रहा है, आप कैसे इसको एनालाइज करते हैं? मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आशा बनी है, इसी के कारण इतना क्राउड है। आपके जितना ही आश्चर्य मुझे भी है कि इतना क्राउड कैसे आ सकता है। पर आपने तो प्लान किया सारा। नहीं, आपने तो प्लान करने से इतना क्राउड नहीं आता, वरना तो नीतीश जी भी तो बड़ी सभा कर देते। सोनिया जी के इलेक्शन मैनेजर कोई हमसे कम थोड़ी ना है, राहुल जी के इलेक्शन मैनेजर हमसे कम थोड़ी ना है। प्लानिंग करने से लोग नहीं आते, जब लोगों का मन होता है कि नेता को सुने, बिहार के विकास की इसकी योजना क्या है वो समझे और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे चुनाव के मैदान में, तब जाकर लोग आते हैं साहब। अभी आरक्षण पे मोहन भागवत ने जो बयान दिया, थोड़ा बिहार में कंफ्यूजन पैदा हुआ। आज सारा देश आपसे जानना चाहता है कि आरक्षण पे आपकी नीति क्या है, क्या मौजूदा नीति रहेगी या कोई बदलाव आप सोच रहे हैं उसमें? पहले मैं स्पष्ट कर दूं, आदरणीय मोहन जी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर इसका अर्थ निकाला गया है। मोहन जी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई बार कह चुका हूं, एक बार फिर से ईटीवी के दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक पल के लिए मान लीजिए कि हंग असेंबली आ गई, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, तो क्या फिर से सुशील मोदी और कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि आपने धरातल पर स्थिति नहीं देखी है, मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि धरातल पर स्थिति मैंने देखी है। धरातल पर स्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा लहर चल रहा है और आप मेरी बात मानिएगा, दूसरा चरण समाप्त होते होते, तीसरा चरण समाप्त होते होते ये लहर सुनामी में बदल जाएगा जो पूरे बिहार की चुनावी स्थिति को बदल देगा। कुछ लोगों का कहना है कि तीसरे और चौथे चरण में जो फोकस है 40-50 मुस्लिम सीट्स पे है, तो फिर कोई न कोई ऐसी घटना हो जाएगी जिससे वोट लामबंद हो जाएंगे, ऐसी आशंका है उसमें। चलिए, मैं ज्योतिष से नहीं हूं कि घटनाओं को भविष्य में क्या होगा मुझे मालूम हो, ना ईश्वर हूं, मगर मैं इतना निश्चित मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की घटनाओं का लाभ और नुकसान के कारण चुनाव जीतने में नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के आधार पर, अपने एजेंडे के आधार पर और अपनी कार्य योजना के आधार पर चुनाव जीतने में मानती है। प्रधानमंत्री ने कल बेगूसराय में बड़ा हमला बोला लालू पे, बीफ को लेके, गाय के मुद्दे को लेके। तो क्या गाय का मुद्दा है बिहार के चुनाव में इस बार, लगता है आपको, जो लालू यादव ने एक इर्रेस्पॉन्सिबल बयान दिया? देखिए, जहां तक गौ हत्या का सवाल है, पूरे देश में आज भी सभी लोग गाय को श्रद्धा से देख रहे हैं। अब ऐसा बयान देना कि गाय के मांस और बकरी के मांस में क्या अंतर है और एक गोपालक ऐसा बयान देता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। और मुझे आश्चर्य है इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी पर और जदयू के नेताओं पर भी कि वो क्यों चुप बैठे। उन्होंने खंडन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो कहे कि लालू जी ठीक कह रहे हैं। चुनाव के वक्त जनता को फैसले करने होते हैं, हर पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम इस बयान के पक्ष में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें बनी है वहां पर हमने गौ हत्या पर प्रतिबंध का कानून लाए हैं और बिहार में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पूर्ण गौ वंश पर प्रतिबंध का कानून हम लेकर आएंगे बिहार में। ये हमारा स्टैंड है। जदयू और कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वो क्या करते हैं, दिग्विजय सिंह से बुलवा देते हैं जिसका कोई मायना नहीं है। राहुल जी और सोनिया जी ने इस विषय पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए, वो क्या मानते हैं। नीतीश जी ने स्वयं स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मुझे चुप्पी लालू जी के पक्ष में जाती नजर आती है। वो लोग मौन रहकर लालू जी का समर्थन करें और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता को उनकी राय जानने का अधिकार है,
क्योंकि बिहार की जनता को फैसला करना है। लालू पे चुनाव सारा सेंट्रिक हो गया है, चुनाव नीतीश लड़ रहे हैं, मुद्दा लालू पे सेंट्रिक हो गया है। नहीं, आप थोड़ा और बारीकी से देखिए। चुनाव नीतीश पर ही सेंट्रिक है और नीतीश जी के एक काम पर सेंट्रिक है कि सत्ता बचाने के लिए वो लालू को लेकर आए हैं। लालू जी तो बाद में आते हैं। नीतीश जी पर ही चुनाव सेंट्रिक है और नीतीश जी के फैसले पर चुनाव सेंट्रिक है कि सत्ता बचाने के लिए जिस कांग्रेस का पूरा जीवन आपने विरोध किया उसकी गोदी में जाकर आप बैठे हैं। 20 साल से जिस जंगल राज का आप विरोध करते रहे, जंगल राज के नाम पर आप सत्ता पर आए, वो लालू जी के साथ आप बिहार की जनता के समक्ष उपस्थित हुए। चुनाव वहीं पर सेंट्रिक है। तो बिहार में सुशील मोदी कैंप में थोड़ा सा निराशा देखने को मिली कि हमारे मुख्यमंत्री बनने की आशा थी, अब पार्टी कह रही है कि दलित या अति पिछड़े को बनाएंगे। ऐसा मैंने पहले भी कहा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो पार्टी चुनाव के बाद तय करेगी। एक मुलायम सिंह यादव का अहम वक्त पे चमत्कार कैसे हुआ, ये छोड़ के चल दिए वहां से? अब वो तो मुलायम सिंह जी को ही पूछना पड़ेगा, मगर अखबार में जो बातें आई है उसमें ये है कि इन लोगों ने मुलायम जी को गठबंधन का नेता तो बना दिया, अध्यक्ष भी बना दिया, मगर उनको सीट ही नहीं दी, उनसे चर्चा ही नहीं करी। इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी, यादव बहुल बहुत बड़ा इलाका है बिहार में। मुलायम जी देश के सबसे बड़े यादव नेता हैं, मगर मुलायम जी को बेचारे को 3 सीटें दे दी। मुझे लगता है किसी को भी अपमान लगता है। तो बीजेपी का कोई हिडन हैंड नहीं था इसमें, इस सारे अंदरूनी मामला। मुलायम जी हमेशा बीजेपी का मुखर कर विरोध करते आए। हमारा और मुलायम जी का कभी गठबंधन नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि नजदीक के भविष्य में होने की कोई संभावना भी है। कैसे हम उनको कुछ कह सकते हैं? वो अपने पार्टी के सम्मान और अपने पार्टी के हित की खुद ही चिंता करते हैं, इसके तहत ही उन्होंने फैसला लिया होगा। तो राहुल और सोनिया का कोई इम्पैक्ट है इस सेक्टर का बिहार में, इस सारे सीन में? एक ही है कि ये जो गठबंधन, नीनैतिक गठबंधन है, वो कराने में वो दोनों का रोल है। लेकिन एक दूसरे की मीटिंगों में जाते नहीं, आते नहीं, कभी जाते हैं कभी नहीं आते हैं। वो तो अब लालू जी कहते हैं मैं नहीं जाता, जर्नलिस्ट कहते हैं सोनिया जी और राहुल जी नहीं चाहते कि लालू जी आए। सच क्या है वो तो वो लोग जाने। एक ये मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, तो मेन फोकस किस बात पे है इस मैनिफेस्टो में? 2 मुद्दे लिए हमने, बिहार का सर्वांगीण विकास और सर्वस्पर्शीय विकास। बिहार का सभी क्षेत्रों का विकास और बिहार के सभी अलग अलग इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनका भी विकास। ये दोनों को इकट्ठा करो तो बीजेपी का संकल्प पत्र बनता है। और ये आखिरी तौर पे आपको ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है ये कास्ट पॉलिटिक्स को खत्म करेगा एंड इट विल बी द एंड ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार? ऐसा तो मैं नहीं मानता, मगर बिहार का एक बहुत बड़ा तबका, विशेषकर युवा, आज उसको मौका चाहिए, उसको विकास चाहिए, गांव में बिजली चाहिए, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था चाहिए और पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार भी चाहिए। बस मेरा आखिरी सवाल है कि आपकी सारी बातचीत से लगता है कि बिहार का चुनाव आप जीत चुके हैं कि राजभवन में शपथ होना बाकी है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या है? फैसला तो हमेशा जनता करती है जगदीश जी। जनता जनार्दन इसीलिए कहा जाता है और जनता जनार्दन का फैसला क्या है वो कहने का अधिकार जनता जनार्दन का भी होता है। मेरा जो राजनीतिक विश्लेषण है वो बिहार की जनता के सामने ईटीवी के माध्यम से रखने का मैंने प्रयास किया है और मैं मानता हूं कि मेरा फर्ज है कि मेरी पार्टी की दृष्टि और मेरी पार्टी का सिद्धांत और विचार मैं बिहार की जनता के सामने चुनाव के पहले रखूं। इसलिए मैंने विनम्र प्रयास किया है। स्वाभाविक रूप से बिहार की हमारी जीत के बाद हम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु का रुख करेंगे और हम बहुत आशावान हैं। ये चारों राज्य बीजेपी की दृष्टि से निर्बल राज्य है, मगर 1 साल तक हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर जो मेहनत की है, जो योजना बनाई है, उस पर मुझे भरोसा है इन 4 राज्यों में भी हम अच्छे परिणाम पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।